नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। दरअसल सबसे पहले बात करेंगे चारधाम यात्रा को लेकर के। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु उत्तराखंड में चारों धामों के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, लिहाजा सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। सरकार ने भी अलग अलग मंत्रियों को जिम्मा सौंप दिया है। इन मंत्रियों पर जिम्मेदारी व्यवस्थाओं को देखने की है। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, ये पुख्ता करना इन मंत्रियों के जिम्मे रहेगा। धन सिंह रावत के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लिहाजा धन सिंह रावत पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जिला सभागार उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम से जुड़े यात्रा अधिकारियों की बैठक भी ली। तो चारधाम यात्रा के सफल संचालन और यात्रा व्यवस्थाओं को सुगम और सुदृढ़ बनाए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुरुवार को जिला सभागार उत्तरकाशी में यात्रा से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। उत्तरकाशी जिले के दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए उन्होंने इस बैठक का आयोजन किया था। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों के स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए चारधाम यात्रा मार्ग सीएचसी, पीएचसी, जिला अस्पताल में आवश्यक दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस 108 की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस और 108 का रिस्पॉन्स टाइम से होना चाहिए, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए ताकि मरीज को वक्त से उपचार मिल सके। उन्होंने एम्बुलेंस को हर 5 किलोमीटर के अंतराल में तैनात करने के निर्देश सीएमओ को दिए हैं और एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम 15 मिनट और 108 का रिस्पॉन्स टाइम 20 मिनट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यमुनोत्री धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को ऑक्सीजन की समस्या ना हो, इसके लिए हर 500 मीटर के दायरे में पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर रखने को कहा है। इसके लिए जिन लोगों को कोविड काल में नियुक्त किया गया था, उनकी सेवाएं फिर से लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धन सिंह रावत पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। यात्रियों को किसी तरह की परेशानियां ना हो, स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका इलाज समय पर मिल सके, इसको लेकर के जब बैठक वो कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा पीआरडी के जरिए से भी दक्ष कार्मिकों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने चारधाम यात्रा को देखते हुए दवाइयों का स्टॉक 10% अतिरिक्त रखने को कहा है। दोनों धाम में एक जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए हर पड़ाव में तीर्थयात्रियों के रुकने का प्लान बनाने के निर्देश एसपी को दिए हैं। दोनों धाम और यात्रा मार्ग पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अतिथि देवो भव के ध्येय को लेकर चल रही है। धामों में तीर्थयात्रियों को दर्शन करने और अन्य मूलभूत सुविधाओं, बिजली, पानी आदि सुविधाओं को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए स्थानीय स्तर पर हर संभव बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की जाए। सीएमओ डॉक्टर के.एस. चौहान ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में चारधाम यात्रा मार्ग में चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में यमुनोत्री धाम मार्ग में डामटा बैरियर के पास चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट द्वारा यात्रियों की नियमित स्क्रीनिंग की जा रही है। सीएचसी नौगांव में 8 चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। सीएचसी बड़कोट में 4 चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ और 4 बेड का आईसीयू स्थापित है। पीएचसी खरादी में 1 चिकित्सक और 1 फार्मासिस्ट तैनात है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानाचोटी में 1 चिकित्सक और 1 फार्मासिस्ट और 1 वार्ड बॉय भी तैनात है। साथ ही रानाचोटी में अस्थायी औषधि और ऑक्सीजन स्टोर भी बनाया गया है। एमआरपी जानकी ट्वट्टी में भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जहां फिजिशियन, 3 चिकित्सा अधिकारी, 2 फार्मासिस्ट, 1 स्टाफ नर्स, 1 वार्ड बॉय और 1 सफाई कर्मी को तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं पुख्ता नजर आ रही हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, चारधाम यात्रा में जो इंतजाम किए गए हैं उनको लेकर के सरकार को आड़े हाथों भी ले रहा था। जिन श्रद्धालुओं की मौतें चारधाम यात्रा के दौरान हुई हैं उनको लेकर के भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपनी ओर से कोई भी कोताही बरतती हुई नजर नहीं आ रही है। लिहाजा जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है व्यवस्थाओं का
वो मंत्री जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, अधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं ताकि जो यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उनके बीच में एक स्पष्ट संदेश जा सके। अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा रही है उसका निर्वहन पूरी तरह से हो सके। वहीं गंगोत्री धाम मार्ग में पड़ने वाले स्वास्थ्य इकाई ब्रह्मखाल, कल्याणी, डूंडा, सीएससी चिन्यालीसौड़, पीएससी नैताला, मनेरी, भटवाड़ी, गंगनानी में चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ यहां पर भी उपलब्ध कराया गया है। दरअसल होता क्या है, जब श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं तो ऊंचाई वाली जगह होने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें सामने आती हैं। लिहाजा साफ तौर पर धन सिंह रावत ने कहा है कि 10% दवाइयों का अतिरिक्त स्टॉक रखा जाए। और जो मौतें श्रद्धालुओं की हुई हैं उनमें भी एक आंकड़ा निकलकर ये सामने आया है कि जिन श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं उनमें से ज्यादातर पहले से उनको कोरोना हो गया था और कोरोना के बाद जिस तरह से उसका इंपैक्ट अब भी देखने को मिल रहा है, यानी कि जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये श्रद्धालु पहुंचते हैं तो फिर फेफड़ों में सूजन की समस्या आ जाती है, इसके अलावा श्वास लेने में दिक्कत की समस्या आ जाती है। तो इन समस्याओं को देखते हुए हमने आपको एक एक करके गिनवाया भी कि किस तरह से डॉक्टर्स की तैनाती की गई है, किस तरह से दवाइयों को लेकर के निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से यह कहा गया है कि कोविड काल के दौरान जिनके सेवाओं को लिया गया था उनकी सेवाओं को दोबारा लिया जाए। यानी कि आप व्यवस्थाएं अपनी तरफ से पूरी रखिए, किसी भी तरह की कोताही ना बरतिए। साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है ताकि उत्तराखंड को लेकर के एक साफ संदेश पूरे देश और दुनिया में जा सके कि उत्तराखंड में आज भी अतिथि देवो भवः की जो परंपरा है उसका अच्छे से निर्वहन किया जा रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री की बैठक ली और इसमें मैंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम करने में, दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं होगी और जितने भी डॉक्टर हैं हमारे पैरामेडिकल स्टाफ में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उत्तराखंड में मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिला है। पहाड़ों पर झमाझम बरसात हो रही है जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा हो चुका है। पर्यटन सीजन चल रहा है, पर्यटक दूर दूर से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लिहाजा वो भी इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात गंगोत्री धाम की करें तो यहाँ के पहाड़ों की चोटियों में अभी से बर्फबारी देखने को मिल रही है। साथ ही गंगोत्री में काफी ठंड भी श्रद्धालुओं को महसूस होने लगी है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को गर्मी से निजात मिल रही है। मां गंगा के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु इस मौसम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसा मौसम हमारे प्रदेश में देखने को नहीं मिल पाता है। यहाँ का मौसम पल भर में बदल जाता है। ये चारों धाम प्रकृति की गोद में है, साथ ही देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इसे स्वर्ग कहा जाता है। तो जहां मैदानी इलाकों में तेज धूप देखने को मिल रही है, गर्मी का सितम लोगों को सहना पड़ रहा है, वहीं बात अगर पहाड़ों की करें तो वहां मौसम खुशनुमा है और गंगोत्री धाम में तो बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरों पर खुशी की रौनक देखने को मिल रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पर्यटक हैं वो इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। साफ तौर पर पर्यटक ये कहते हुए भी नजर आए कि उनके प्रदेश में इस तरह का मौसम नहीं रहता है। तो एक पंथ दो काज की जो कहावत है वो यहाँ पर चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। एक तो धामों के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, धामों के दर्शन हो रहे हैं, चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं, मनोकामनाएं श्रद्धालु जो हैं वो मांग रहे हैं। चारों धामों के दर्शनों के अलावा जो तपती गर्मी उनके प्रदेशों में पड़ रही है और पर्यटन सीजन जिस तरह से उत्तराखंड में चल रहा है तो वो मौसम की मार से भी उन्हें निजात मिल रही है। और जो पर्यटकों के चेहरे हैं उन चेहरों पर खुशी खुद ब खुद देखने को मिल रही है। यानी कि जो सफर होता है चारधाम यात्रा का, वो सफर इस मौसम की वजह से उनके लिए सुखद बन गया है। जय श्री राधे। मैं साध्वी अपर्णा नागदा, शामगढ़ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से हम आए हैं और हम आए हैं गंगोत्री में। यहाँ पर दूर दराज से सभी भक्त गंगा मैया का स्नान करने के लिए आते हैं और गंगा मैया की बड़ी कृपा उनके ऊपर होती है। और हमारे बीच में सभी दूर दराज से भक्त पधारे, हमारे बीच में जैसे भक्त पधारे हैं और दर्शन किया गंगा मैया का, बहुत आनंद आ रहा है। और गंगा मैया की गोद में हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, जो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
अभी आगे का केदारनाथ बद्रीनाथ का वो भी दीजिए। अभी यहाँ पर बारिश भी हो रही है, जब हम आए हैं तब बारिश हो रही है और बर्फ भी जम रहा है गंगा मैया, और बहुत ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंडी का मौसम है। और क्योंकि उधर तो अपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात उधर तो थोड़ा गर्म है और इधर बहुत ज़्यादा ठंडी है। और अब केदारनाथ में तो और बर्फ भी गिर रहा है और बड़ा आनंद है। बद्रीनाथ में भी हम जाएंगे, तो सभी भक्त यहाँ पर जब भी आए तो यहाँ पर एक सच्ची सेवा के साथ में, सच्ची लगन के साथ में आप जरूर आए और गंगा मैया के दर्शन आप जरूर करें। हम साध्वी अपर्णा नागदा, शामगढ़ जिला मंदसौर। जय श्री राम। भारत एक ऐसा देश है जहां नदियों की भी पूजा की जाती है, नदियों को धर्म से जोड़कर भी देखा जाता है। लिहाजा सरकार नदियों की सफाई के नाम पर कई योजनाएं भी चला रही है ताकि जो नदियों का पानी है वो साफ रह सके, वो शुद्ध रह सके। मां गंगा, जिसके पानी को दुनिया भर में सबसे पवित्र माना जाता है और इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। मां गंगा के जल में दूषित जो पदार्थ हैं वो ना जाने पाए, इसको लेकर के सरकार योजनाएं भी चला रही है। सरकार की ये कोशिश रही है कि मां गंगा में किसी भी तरह से प्रदूषण ना हो, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन उत्तरकाशी की जो खबर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। यहां मां गंगा के किनारे कूड़ा रखने की जगह बनाई गई है, यानी कि वहां पर कूड़ा फेंका जा रहा है। और जब ये कूड़ा धीरे धीरे मां गंगा में जाता होगा तो जरा सोचिए कि वो पानी कितना प्रदूषित होता होगा। कहते हैं कि मां गंगा में अगर कुछ भी चीज समाहित होती है तो फिर वो उसके पाप अपने आप धुल जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से कूड़ा रखने की जगह गंगा नदी के किनारे बनाई जाएगी तो फिर व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर उठेंगे। सवाल उन योजनाओं पर उठेंगे जो गंगा सफाई के नाम पर चलाई जा रही हैं, जिन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सवाल सिस्टम पर उठेगा, सवाल सरकारों पर उठेगा। सवाल ये कि क्या वो योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं? क्या उन योजनाओं का धरातल पर असर नहीं दिखना चाहिए? और अगर धरातल पर काम हो रहा है तो फिर गंगा नदी के किनारे कूड़े रखने की जगह क्यों बनाई जा रही है? इसके लिए कोई दूसरी जगह क्यों नहीं बनाई जा रही है? तो मां गंगा को पूरे विश्व में सबसे शुद्ध इसका जल माना जाता है। इस जल के वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। गोमुख से भागीरथी निकलती है और गंगा सागर में विलीन हो जाती है। मां गंगा के जल के लिए कई श्रद्धालु गोमुख और गंगोत्री धाम आते हैं। गंगा के जल की खासियत यह है कि यह जल कई सालों तक अपनी शुद्धता नहीं खोता है। बात करें उत्तरकाशी जिले की तो उत्तरकाशी को मां गंगा का मायका माना जाता है। यहां से ही मां गंगा गोमुख से निकलकर गंगा सागर की ओर जाती है। उत्तरकाशी से कितनी शुद्ध जाती है गंगा, ये देखने को तस्वीरों में मिल रहा है। उत्तरकाशी जिले में गंगा किनारे कूड़ा रखने की जगह बनाई गई है। आए दिन यहां कूड़े का ढेर देखने को मिलता है और ये कूड़ा गंगा नदी में धीरे धीरे गिरता रहता है, जिससे ये जल यहीं से दूषित होकर आगे जाता दिख रहा है। गंगा को मां का दर्जा प्राप्त है। सरकार गंगा के जल को संरक्षित करने के वादे तो करती है, मगर इस पर कार्य नाम मात्र के देखने को मिलते हैं। उत्तरकाशी शहर का कूड़ा इसका साक्षात गवाह है, जो प्रतिदिन गंगा नदी में समा रहा है। उत्तरकाशी प्रशासन मूक दर्शक बनकर मौन बैठा हुआ है। सवाल कई सारे इस तरह की तस्वीरें जरूर खड़े करती हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं उस जिले में देखने को मिलेंगी जहां मां गंगा का उद्गम स्थल है, तो फिर बाकी जगहों पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। कहा तो यह जाता है कि मां गंगा का जल कभी भी खराब नहीं होता है, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का असर धरातल पर देखने को ना मिले। इस तरह से कूड़े के पहाड़ मां गंगा नदी के किनारे बना दिए जाएं। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन की नजर इस पर जरूर पड़ेगी और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी और जो डंपिंग यार्ड है वो दूसरी जगह पर बनाया जाएगा ताकि मां गंगा में यहां से कूड़ा प्रवाहित ना हो। हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और यदि हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम गंगा को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। मेरा मानना है कि गंगा तटों पर किसी प्रकार का भी जो एनक्रोच होता है, अतिक्रमण होता है, वो कहीं ना कहीं गंगे के जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो है एक
बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि एक इकोसिस्टम के लिहाज से हम यदि गंगा का अध्ययन करते हैं, इस समग्रता के साथ सोचते हैं, तो इसमें असंख्य प्राणी, असंख्य जीव जंतु और फाइटोप्लैंक्टन इसमें मौजूद हैं, और उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है कि गंगा जल की जो गुणवत्ता है वो सस्टेन रहे, वो जो है एक निश्चित पैरामीटर जो जलीय जीवों के लिए निर्धारित है वो उस पर खरे उतरे। लेकिन जब हम अनुपचारित जो सीवेज होता है, जो हमारा जैविक हो या अजैविक किसी प्रकार का कचरा हो, यदि वो जो है नदी में प्रवाहित किया जाता है तो उससे जो है गंगा का जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। उसके जो पैरामीटर, अगर बीओडी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो जलीय जीवों को परेशानी होती है। और वजह यही है कि आज जो है कई जो जीव जंतु जो गंगा में पाए जाते थे वो जो है विलुप्त होने के कगार पे आ गए। साथ ही मैं ये मान के चलता है कि गंगे के जो दोनों तट हैं उस पे जो है आबादी के बजाय जो उसमें प्लांटेशन को जो है अगर प्राथमिकता दी जाए, तो जो आसपास तलछट में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, असंख्य जीव जंतु ऐसे जो तीर के तटों पे रहते हैं, तो वो जंतु अगर सुरक्षित रहेंगे तो अपनी तरफ से जो है वो भी जो है गंगा को स्वच्छ रखने का जो है प्रयास करते हैं। इसमें भी जो पाए जाने वाले जो कई तरह के जो विशेष प्रकार के जो कछुए पाए जाते हैं, घड़ियाल है, इनका होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गंगा को हर प्रकार से जो स्वच्छ रखने में मदद। भारत में इन दिनों आईपीएल का क्रेज देखने को मिल रहा है। शाम को 7 बजते ही लोग टीवी सेट के आगे बैठ जाते हैं, कुछ लोग स्टेडियम में पहुंचकर मैच का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन वहीं पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में इन दिनों फुटबॉल का खुमार खूब देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां पर राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो पौड़ी के ऐतिहासिक कंडोलिया मैदान में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन किया गया है। स्वर्गीय भगवान सिंह टमटा की स्मृति के नाम से यह मैच रखा गया है। फाइनल मुकाबले में एसएसबी सिलीगुड़ी बंगाल और केरला पुलिस त्रिवेंद्रम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां पहले हाफ में दोनों ही टीमें एक दूसरे पर गोल नहीं कर सकी थी, तो वहीं दूसरे हाफ की शुरुआत में ही एसएसबी सिलीगुड़ी ने 1-0 से बढ़त बना ली। तो वहीं मैच के निर्णायक पलों में केरला पुलिस ने एक गोल दागकर मैच को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। तो वहीं पेनल्टी शूटआउट के दौरान भी दोनों ही टीमों में कड़ी टक्कर देखने को मिली, यानी कि जब मैच खत्म हो गया उसके बाद नतीजा नहीं निकल सका, तो फिर पेनल्टी शूटआउट के लिए जब दोनों टीमें पहुंची तो वहां पर भी जो टक्कर थी वो कम नहीं हुई। पेनल्टी शूटआउट के सडन डेथ के जरिए एसएसबी सिलीगुड़ी बंगाल की टीम ने जीत हासिल की। विजेता टीम एसएसबी सिलीगुड़ी बंगाल को ट्रॉफी के साथ 1,25,000 रुपए के पुरस्कार से नवाजा गया। तो वहीं उपविजेता टीम रही केरला पुलिस त्रिवेंद्रम को ट्रॉफी के साथ 50,000 रुपए दिए गए। फाइनल मैच के पुरस्कार वितरण के दौरान बतौर मुख्य अतिथि पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी की मौजूदगी रही। तो वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि पौड़ी कोतवाल विनोद गोसाई भी मौजूद रहे। दोनों ही टीमों के गोलकीपर और उम्दा खेल का प्रदर्शन देखते ही बनता था। एक एक खिलाड़ी को सेंगा कंपनी के फुटबॉल शूज, तो विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को मोमेंटो प्रदान किए गए। नगर पालिका द्वारा ग्रीष्मोत्सव के तहत आयोजित फुटबॉल मैच में सुरेंद्र सिंह रावत, एसडीएस रावत, योगेंद्र पटवाल और कृपाल सिंह ने रेफरी की भूमिका निभाई। तो वहीं गजेंद्र सिंह रावत, शैलेश जोशी और इनायत हुसैन द्वारा मैच में कमेंट्री की गई। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, आयोजक विक्रम सिंह रावत, सह संयोजक मोहन सिंह रावत और दयाल सिंह रावत आदि की भी मौजूदगी रही। फाइनल मैच को देखने पौड़ी के कंडोलिया मैदान में फुटबॉल प्रेमियों की बड़ी भीड़ भी देखने को मिल रही थी और उसकी कुछ झलकियां भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरह से मैच को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था। बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे थे जो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए, और जिस तरह का उत्साह मैदान के अंदर खिलाड़ियों में देखने को मिल रहा था वहीं मैदान के बाहर स्टेडियम में बैठे लोगों में भी खूब देखने को मिला। मैच को किस तरह से देखना चाहते हो? आज जो फुटबॉल मैच था, एक्चुअली जब पौड़ी सुना था हम लोग एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था कि क्राउड ऐसा सपोर्ट मिलेगा, क्राउड इतना बढ़िया होगा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज कर पाएगा इतना बढ़िया हिल्स में, तो हम लोग रियली वेरी अप्रिशिएटेबल। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बहुत बढ़िया मतलब ग्राउंड मेंटेन किया और हम लोग को पब्लिक ने भी बहुत साथ दिया, सब कुछ अच्छा था, सपोर्टर अच्छा था, ऑडियंस बहुत ही बढ़िया ऑडियंस,
जो अनएक्सपेक्टेबल था, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतना बढ़िया क्राउड, इतना बढ़िया ऑडियंस हम लोग को सपोर्ट किया। जैसे यहाँ पे कि टाइमिंग के द्वारा से यहाँ पे मैच के गोल के द्वारा किया गया था, किस तरह से देखते हैं इस मैच में, क्या दिक्कतें रही यहाँ पे? दिक्कतें मतलब सर बोल रहा ग्राउंड को हम लोग का एडजस्ट नहीं है बोल के, लेकिन 2 मैच खेल के हम लोग एक्लिमेटाइज हो गया। ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि ग्राउंड ऐसा था, ऐसा ग्राउंड भी हम लोग खेला है, तो एक्सक्यूज का कोई चांस नहीं है। लेकिन मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और क्राउड अप्रिशिएटेबल। कहाँ से आ रहे थे आप? हम लोग सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। आपका नाम? रणदीप दास। ये बड़ी अच्छी शुरुआत है माननीय हमारे नगर अध्यक्ष बीनाम जी के द्वारा कि उन्होंने यहाँ पर जो ग्रीष्मोत्सव है, उस ग्रीष्मोत्सव में उन्होंने जो फुटबॉल टूर्नामेंट किया है वो राष्ट्रीय स्तर का है। और राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर जब भी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं जो अभी देख रहे हैं, एक रोल मॉडल की तरह उसको देखेंगे। ये बहुत सुंदर शुरुआत है हमारे इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, हमारे पौड़ी के बच्चों के लिए, पौड़ी के जो लड़कियां हैं उनके लिए। ये एक नर्सरी के तौर पर इसको मैं लहलाते हुए देखना चाहती हूँ, फुटबॉल की नर्सरी के तौर पर। धीरे धीरे खंड में पौड़ी नगर और पौड़ी नगर पालिका एक ऐसा शहर है जहाँ की नगर पालिका द्वारा ही राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और फुटबॉल जो है एक बहुत पुराना खेल पौड़ी का रहा है, जहाँ इस फील्ड से जो है तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे गए हैं। तो ग्रीष्मोत्सव में हम लोग ये प्रतियोगिता करते हैं और इसमें 15 टीमें भाग ली, जैसे आपको पता ही है, सारे स्टेटों के इसमें खिलाड़ी थे। और जो अब गर्मियों का सीजन है जिसमें हमारे बाहर से भी पर्यटक आते हैं, तो एक तमाम सांस्कृतिक गतिविधियाँ, राजनीतिक गतिविधियाँ भी कहिए या आर्थिक गतिविधियाँ कहिए, तमाम इस चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। तो इसका मकसद ये है कि लोग जो फुटबॉल के दीवाने हैं उनके लिए विशेष रूप से टूर्नामेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो खेल प्रतियोगिताएँ हैं ये हर जगह होनी चाहिए और यहाँ पर इस तरह का खेल आयोजन नगर पालिका परिषद के द्वारा किया गया। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। इस तरह की प्रतियोगिताएं वास्तव में होनी चाहिए। इससे जो है युवाओं का सर्वांगीण विकास निश्चित होता है और यहाँ के जो क्षेत्रीय युवा हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जैसे आज यहाँ पर टीम को आपके द्वारा वहाँ पर पुरस्कार दिया गया, ट्रॉफी दी गई थी। ट्रॉफी हार जीत तो जैसे आपने कहा कि 2 टीमों में से एक ही टीम की होती है, तो किस तरह से देखते हैं इस कोंडाला मैदान की तरफ से? मैं समझता हूँ कि देखो 2 टीमें होती हैं, दोनों में एक ही जीतती है, लेकिन उसमें हारने वाली टीम की भी भूमिका होती है। अगर वो हारेगी नहीं तो दूसरी जीतेगी कहाँ से? तो इसलिए दोनों को जो है पॉजिटिव खेल खेलना चाहिए। हार जीत को देखते हुए कि दोनों का लक्ष्य एक ही होता है कि जीतना है, लेकिन लास्ट में एक टीम जीतती है और एक हारती है, लेकिन भूमिका दोनों की बराबर है। खेल को अच्छा बनाने में दोनों की जो है भूमिका बड़ी अच्छी होती है और दोनों का। बुलेटिन में अब बात हरिद्वार की भी कर लेते हैं। दरअसल हरिद्वार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोला और अपने साथी को छुड़ा कर ले गए। तो हरिद्वार में बदमाश किस तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं, इसकी वानगी खूब देखने को मिली है। देर रात शिवालिक नगर क्षेत्र में गश्त के दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोलकर अपने एक साथी को छुड़ा लिया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों के हमले में घायल पुलिसकर्मियों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है। बता दें कि चेतक सवार पुलिसकर्मी प्रीतपाल और विजयपाल शिवालिक नगर में गश्त पर थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों की निगाह एक कार के पास 2 संदिग्ध युवकों पर पड़ी, जिन्हें दोनों पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिसकर्मी इससे पहले उन्हें कोतवाली ले जा पाते, तभी पास में ही मौजूद 2 अन्य उनके साथियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले में पुलिसकर्मी प्रीतपाल की आंख पर गंभीर चोट आई है, जबकि दूसरे पुलिसकर्मी को भी गंभीर चोट लगी है। इस पूरी घटना को लेकर हरिद्वार के एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर का ये पूरा मामला है। हमारी चेतक गश्त पर थी और इनको कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। जब उन संदिग्ध लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उन बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर ही हमला बोल दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी को चोट आई है। मुझे उन्हें अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। 4 बदमाशों में से 2 बदमाशों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनकी तलाश जारी है। ये टोटल 4 लोग थे। लगातार पुलिस द्वारा इनको चेज किया गया, उसके बाद इनका पीछा किया गया। पुलिस से बचते हुए ये भाग गए थे, मगर दूसरे थाने के द्वारा इनको चेज किया गया और इनके चेहरे हमारी पहचान में आ गए हैं। शीघ्र ही इनको हम पकड़ लेंगे। तो ये पूरा मामला
कई सवाल खड़े करता है कि किस तरह से बदमाश बेखौफ हो चले हैं। पुलिस कर्मियों पर हमला करने से भी बदमाश अब बाज नहीं आ रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये हरिद्वार से सामने आ रही हैं और इस तरह की अगर तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर लोगों के मन में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठने तो लाजमी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब पुलिसकर्मियों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया था, उसके बाद जब 2 बदमाशों ने उन पर हमला किया तो फिर आखिर केवल 2 पुलिसकर्मी ही क्यों गश्त पर गए हुए थे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जो पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या वहां पर बढ़ाई नहीं जा सकती थी? क्या केवल गश्त के नाम पर खाना पूर्ति के लिए ये पुलिसकर्मी वहां पर गए हुए थे? और जब संदिग्ध लोग वहां पर इन्हें दिखे थे तो उसके बाद क्या इनके द्वारा थाने में इसकी सूचना दी गई थी? क्या जो अतिरिक्त सैन्य बल है उसकी मांग भी की गई थी? ये भी कहीं ना कहीं अभी सवालों के घेरे में है, इसके जवाब मिलने भी अभी बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जो बदमाश इतने बेखौफ हो चले हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए अब हरिद्वार पुलिस कितनी सख्ती करेगी? सवाल ये कि जो बदमाश पुलिस पर ही हमला करके फरार हो गए हैं, अपने साथियों को छुड़ा कर ले गए हैं, वो आखिर सलाखों के पीछे कब होंगे? रानीपुर क्षेत्र में जो शिवालिक एरिया है इसमें रात को हमारी जो चेतक है ये गश्त पर थी और इसको कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। जब उन संदिग्ध लोगों को कॉर्डन करने का प्रयास किया गया तो उनमें से उन लोगों ने जो पुलिसकर्मी उन पर हमला कर दिया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी के चोट आई है जिसको कि हमने अस्पताल को रेफर किया हुआ है। बदमाशों में से 2 बदमाशों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और इनकी तलाश जारी है। टोटल कितने इसमें ये बताया गया कि 4 लोग थे इसमें। कुछ सीसी फुटेज भी हो रहा है सर उसके? हाँ, वही मैंने कहा कि लगातार इनको चेज किया गया, उसके बाद इनका पीछा किया गया था। ये पुलिस से बचते हुए आगे भाग भी गए थे, फिर दूसरे जो थाने की पुलिस है उसने भी इनको चेज किया और इनकी चेहरे हमारे पहचान में आ गए हैं। शीघ्र ही हम उनको सर्कुलेट करेंगे। उत्तराखंड में भूमाफिया पर नकेल कसने को लेकर सरकार दावे भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी भूमाफिया बेखौफ नजर आते हैं। अलग अलग जिलों में इन भूमाफिया पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन क्या कार्रवाई सिर्फ मुकदमा दर्ज करने तक ही सीमित रहनी चाहिए? क्या उससे आगे बढ़कर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जब कार्रवाई का चाबुक सख्त नहीं होता है तो फिर भूमाफिया बेखौफ हो जाते हैं। भूमाफिया हैं कि उन्हें ना तो सरकार और ना शासन प्रशासन का भय है। वे पहाड़ पर जहां कहीं भी औने पौने दाम पर जमीन खरीद रहे हैं और वहां जाने के लिए सड़क नहीं है तो वे वन भूमि में भी बगैर अनुमति के बेखौफ रातों रात जेसीबी लगाकर सड़क भी काट रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला नरेंद्र नगर का प्रकाश में आया है। नरेंद्र नगर रानीपोखरी रोड पर नरेंद्र नगर से 2 किलोमीटर आगे भूमाफिया ने लोकल लोगों से जमीन खरीदी, मगर जमीन तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। इस जमीन तक पहुंचने के लिए भूमाफिया ने बगैर अनुमति के वन भूमि की जमीन पर रातों रात 140 मीटर सड़क काट दी, जिसमें पेड़ों का भी सफाया कर दिया गया। इसकी भनक जैसे ही वन विभाग को मिली, रेंज अधिकारी विवेक जोशी ने तहरीर लिखकर तुरंत पुलिस को दी। वन विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुटी हैं और कहा है कि तुरंत मामले की छानबीन कर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भूमाफिया वन विभाग की जमीन पर ऐसा दुस्साहस ना कर सके। मामला ठंडे बस्ते में ही रहता है या फिर सबके सामने आता है, इस पर लोगों की नजरें अब टिकी हुई हैं। जंगल की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा जरूर कर लिया है, काट करके इस जमीन पर सड़क भी बना दी है और अब कार्रवाई की बात तो की जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कार्रवाई कब तक होगी। रातों रात भूमाफिया बिगर किसी खौफ के कैसे सरकारी भूमि पर रोड बना देते हैं, उसका एक ताजा उदाहरण नरेंद्र नगर का है। मैं इस वक्त नरेंद्र नगर कुमारखेड़ा से जो रानीपोखरी वाली रोड जाती है उस पर खड़ा हूं और उस पर एक लिंक रोड रातों रात काटी गई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस रोड को रातों रात काटा गया। और जैसे ही इसका पता वन विभाग को लगा है, उन्होंने तहरीर लिखी है और वो तहरीर बाकायदा पुलिस को दी है और उनका कहना है कि ये 140 मीटर रोड काटी गई। इसमें कितने जो है पेड़ काटे गए इनका कहीं अता पता नहीं, उनको दफना दिया गया है रातों रात।
और वन विभाग और पुलिस का कहना है कि इस पर तुरंत जांच होगी और ऐसा जिसने ये काम किया है, क्योंकि जिसने ये काम किया उसने सामने एक खेत खरीदा है, एक बन बनाया मकान खरीदा है, उसमें जाने के लिए इस रोड को काट रहा था। तो इस तरह की दृष्टि जो है ये सरकारी जमीन को काटने पर जो है वो भू माफियाओं की लगी हुई है। सरकार कहती है कि हम इन पर शिकंजा कस रहे हैं। इस भू माफिया पर कितना शिकंजा कसा जाता है ये देखने की बात होगी। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। एक मामला हमारे संज्ञान में आया था कि रानी पोखरी मोटर मार्ग पर किसी ने अपने पर्सनल लैंड में जाने के लिए वन विभाग की भूमि से एक रोड कटान का कार्य किया है और हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस रोड को उसी समय रुकवा दिया गया। मतलब जितना हुआ था उसके बाद नहीं हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो रोड उनके किसी काम की नहीं है क्योंकि वो उनके लैंड तक नहीं पहुंची है। दूसरा, हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना पुलिस में हमने एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारे वहाँ के संबंधित अनुभाग अधिकारी ने, श्री बुद्धिराम जोशी ने, वहाँ पे पुलिस में FIR दर्ज करवाई है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने का हमारा प्रयास है। ये बेसिकली जो कुमारखेड़ा गुजराड़ा और ये रोड रानी पोखरी की तरफ जाती है, इस रोड पे यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे करीब चल के एक जगह पे पब्लिक की कोई लैंड है जो किसी आदमी ने खरीदी है। खरीदने के बाद उस लैंड तक पहुँचने के लिए उनके पास जो है पैसेज नहीं था, तो उन्होंने एक पैसेज काटा है, रोड काटी है वहाँ पे, जिसको लेके फॉरेस्ट ने एप्लीकेशन हमारे थाने पे दी थी कि ये फॉरेस्ट की जो लैंड है इन्होंने बिना परमिशन के फॉरेस्ट की लैंड पे सड़क काट दी है। इसको लेके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अगर गलती करती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो भूमाफिया कितने बेखौफ हैं इसकी वानगी खूब देखने को मिली है। जंगल की जमीन पर कब्जा करने से भी भूमाफिया बाज नहीं आ रहे हैं। जो दावे भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने के किए जाते हैं, जो दावे सरकार और प्रशासन की ओर से किए जाते हैं, वो आखिर सच होते हुए कब नजर आएंगे, इसका इंतजार सभी को है। साथ ही साथ इन भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई होनी भी बेहद जरूरी है ताकि एक संदेश साफ तौर पर जा सके कि जंगल की जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माण से लेकर के अवैध कब्जे की कोशिश अगर की गई तो फिर ऐसे बदमाशों, ऐसे भूमाफियाओं की उत्तराखंड में खैर नहीं है। फिलहाल के लिए हमारी देवभूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।